गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी। गुरु जी एक सवाल है, बड़ा जिज्ञासु सवाल है मेरी तरफ से आप, कि जैसे आइंस्टाइन है और टेस्ला है। तो आइंस्टाइन बोलते थे कि जब भी मैं खिड़की से सर बाहर निकालता हूँ तो ब्रह्मांड मेरे अंदर कोई विचार डालता है और उसी विचार से मैं प्रेरित होकर एक नया आविष्कार, एक नई चीज़ इन्वेंशन करता हूँ। ऐसी टेस्ला बोलते थे कि मैं जब रात में सोने जाता हूँ तो एक डायरी अपने बगल में रख देता हूँ और मुझे कुछ सपने आते हैं तो सपने में मैं कुछ देखता हूँ तो फिर उठता हूँ, फिर मैं उसको लिखता हूँ, एक नया इन्वेंशन बनाता हूँ। कभी कभी तो ये भी बोलते थे कि मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, कभी कोई कुछ मेरे से कुछ बोलता है तो कुछ बातें मुझे समझ में नहीं आती हैं, लेकिन सपनों में कुछ मुझे ऐसी बातें प्रेरित करती हैं या मुझे समझ में आती है, मैं लिखता हूँ और मैं एक नया आविष्कार, एक नई चीज़ की खोज कर देता हूँ। काफ़ी आविष्कार करे उन्होंने। तो इसका क्या मतलब है कि यदि विचार देने वाला ऊपर वाला है तो उसके बाद हम अपना कर्ता कर्म करते हैं, मतलब ये सब चीज़ पहले से निर्धारित है। मेरा मतलब है कि पहले से निर्धारित है सारी चीज़ें। हो गया प्रश्न। ये जो प्रश्न पूछा आपने अभी अल्बर्ट आइंस्टाइन या निकोला टेस्ला के बारे में, ये विचार आप में किसने डाला मुझे ये प्रश्न पूछने के लिए, ये मुझे बताइए। ये आपका अपना है? इसी का खोज करते हैं। ये जो प्रश्न पूछा ये भी तो एक विचार ही है ना। ये आपका अपना है या कहीं बाहर से आपने लाया है? बाहर से। ये चीज कहाँ से आया है? बाहर से। लेकिन अभी आप मुझे पूछ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि अभी ये मेरा विचार है, क्योंकि प्रश्न आप पूछ रहे हैं, क्योंकि आप अपना इसमें दिमाग को लगा रहे हैं, अपना मन, उस विचार आया तो बाहर से ही, लेकिन विचार अभी उत्पन्न हुआ और मुझे आप पूछ रहे हैं। यहाँ पे एक आम लाकर मैं रख दूंगा। आम को जब आप देखेंगे तो आम के बारे में आपके दिमाग में कुछ विचार उत्पन्न होगा, स्वाभाविक है। हमारी दृष्टि जहाँ जाती है, जिस भी वस्तु पर जाती है, उस वस्तु से संबंधित अपने आप कुछ विचार का निर्माण या उत्पत्ति होना शुरू हो जाता है। अब बताइए, वह वस्तु विचार भेज रहा है या वो विचार आप कर रहे हैं? बताइए। अच्छा, अभी तक आपके अंदर बहुत सारे विचार हैं, ये विचार आपने कहाँ से लाया है और ये विचार किस बारे में है? आपके अंदर बहुत सारे विचार है, सब लोगों के अंदर है। ये विचार आपने लाया कहाँ से? आया कहाँ से? कभी तो कुछ विचार आता है, वो विचार चला भी जाता है, फिर हमें याद भी नहीं आता है वो क्या विचार था। आइडिया भी एक विचार में ही आता है। तो ये जगत से आता है। और आज तक आपके अंदर जो भी विचार है, प्लानिंग है या अवचेतन मन आपके अंदर है, सबकॉन्शियस माइंड है, वह सब जगत से संबंधित है। इसीलिए एक महात्मा कहता है कि जगत मन है। एक तल पे आप ये देखो, ये शरीर में कोई जीव है, या कुछ लोग जीवात्मा कहते हैं। अब जीवात्मा है, अब शरीर भी है, इंद्रिया भी है, कर्मेंद्रिया भी है, मन भी है, इसके अंदर बुद्धि भी है, विवेक भी है, और सबके ऊपर आत्मा है, या जीव या जीवात्मा को कहते हैं। आपके शरीर के ढांचा को बता रहा हूं, ठीक है? इसके
एक व्यक्तिगत स्तर पे है ना ये। अब ये आपका जो शरीर या मन बुद्धि इंद्रिय जो आपको एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत व्यष्टि में जो मिला है, ये किसके अंदर है? ब्रह्मांड के अंदर है, जगत के अंदर है। तो पूरे जगत भी है। अब जगत, ये तो व्यष्टि रूप में, अब जगत के अंदर भी कोई ऐसे कर्मेंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, बुद्धि शक्ति, इंटेलिजेंस जिसे मैं कहता हूं, इस प्रकार की विभाग है। और सबके परे एक विश्व आत्मा है। विश्व आत्मा मतलब द सेल्फ, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, या वेदांत में आत्मा, एक आत्मा कहा जा रहा है। सांख्या में पुरुष और प्रकृति जिसे कहते हैं हम, पूरे जगत प्रकृति हो गई तो पुरुष आत्मा तत्व हो गया। अब वो आत्मा है। जिस तरह से व्यक्तिगत लेवल पे आप देख रहे हैं, इसी तरह से सामूहिक लेवल पे इसको देखें आप। तो सामूहिक लेवल पे देखेंगे तो उस एक आत्मा जो है, उसको छोड़कर पूरा जगत ही क्या है? प्रकृति है, उसमें मन है। इसीलिए योगी कहता है कि जगत मन है। कई बार मैं भी कहूं, पूरी जगत क्या है? मन है। उस जगत के मन के अंदर, यानी उस जगत के अंदर ये आपका छोटा सा शरीर, फिर मन बुद्धि, इसमें एक जीव विचरण कर रहा है। और इस छोटा सा जीव को जो शरीर मिला है, जो दिमाग मिला है, जो मन मिला है, इसके अंदर जो भी विचार आता है, या आप जो भी प्लानिंग करते हैं कि मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये प्राप्त नहीं करना है, XYZ, anything you think about the jagat, you think about the universe, या आपके आसपास जो चीजें विद्यमान है उसके बारे में ही तो आप सोचते हैं, विचारते हैं। अगर मान लो कि कुछ विद्यमान ही नहीं होता, सिर्फ एम्प्टीनेस, शून्य शून्य ही होता, तो आप किसका सोचते विचारते? क्योंकि शून्य को या आत्मा या परमात्मा तो आपके विचार में आने वाला ही नहीं है। उसका तो चिंतन मनन ही नहीं किया जा सकता, वो तो अचिंत्य है। तो उसको छोड़कर जो जगत है वो विचार है। तो जगत ही विचार है, जगत मन है। तो उस जगत जो एक सामूहिक, जो एक यूनिवर्सल जगत के अंदर जो इंडिविजुअल आपको मिला है एक जगत, इसको ये जो भी सोचता है विचारता है, यह उस जगत के बारे में, जो यूनिवर्सल, जो समष्टि जगत के बारे में ही सोचता है विचारता है। तो समष्टि जगत के अंदर ही है और उसके अंदर ही रहकर उसी के बारे में ही सोचता है, विचारता है, थिंक करता है, कंटेम्पलेशन करता है, चिंतन मनन करता है। तो जो समष्टि जगत है, उस जगत में आप ऐसा सोचो कि हर प्रकार की गुण, क्षमताएं, कलाएं, सिद्धियां, जो लोग सिद्धि कहते हैं, कौशल, एनर्जीज, यानी कि देवी देवता जो कहते हैं, ये सब विद्यमान है। ये सब विद्यमान है। जैसे आप उसको कैसे जान सकते हो कि कैसे विद्यमान है? पहले ये जानो आप कि आप लोग बैठे हो, इस शरीर में कोई चेतन शक्ति है, जीव रूपी चेतन शक्ति। जब तक है तब तक ये दिमाग प्रश्न पूछ रहा है, दिमाग आनंद को भोग रहा है, दिमाग अपना शक्ति को यूज कर रहा है, तर्क वितर्क को यूज कर रहा है, आंखें देख रही है, पंच इंद्रियों अपने कामों में व्यस्त है, मन सोच रहा है, विचार रहा है, पसंद कर रहा है, नापसंद कर रहा है, सुख दुख को अनुभव कर रहा है। जब चेतन शक्ति यानी वो जो निकल जाता है इस शरीर से, तो ये शरीर कुछ काम नहीं करता है, राइट? मैंने इसलिए ये कह रहा हूं कि आप अच्छे से समझ पाओगे। तो अब इतना तो आपको पता चल गया कि ये स्थूल शरीर जो दिख रहा है, स्थूल के अंदर
कोई ऊर्जा, शरीर, चेतन नाम की भी वस्तु है, या तो मन है, बुद्धि है, संस्कार है, वृत्तियाँ है, विचार है, वाइब्रेशंस है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। अब ये विचार, वाइब्रेशंस, आइडियाज जो आते हैं लोगों को, इतिहास के बहुत पीछे चले जाइए, जब यहाँ पे जल और सूर्य और पंचभूतों के होने के कारण अनेक प्रकार के जीव जंतु, देहधारी जीव जंतु की उत्पत्ति होती चली गई, और सूक्ष्म जीव जंतु भी है, जैसे कि वो देह धारण अभी नहीं किया है, स्पिरिट्स, जीव तो सर्वत्र है। तो जैसे इनको दिमाग मिला, शरीर मिला, विकसित होते चले गए, दिमाग विकसित होते चला गया, सोचने विचारने की क्षमता विकसित होने लग गया, भाषा बनने लग गई, शब्द आने लग गए, अब शब्दों के से अंडरस्टैंडिंग, आदान प्रदान होने लगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे विकसित होते चला गया। विकास की विकास का एक बहुत लंबा श्रृंखला है ह्यूमन स्पीशीज को लेकर, तो धीरे धीरे विकसित होते चला गया। अब इतना विकसित हो गया, आज की डेट पे हम अगर देखें कि आप देखिए, आज इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर का ज़माना, कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, हार्डवेयर इंजीनियर होते हैं, कितने सारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही है। मेडिकल में जाएंगे तो कोई जनरल प्रैक्टिशनर होता है, मेडिसिन स्पेशलिस्ट होता है, कोई एनटी डॉक्टर होता है, कोई आई स्पेशलिस्ट वाले होता है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट होता है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट होता है, कोई रेडियोलॉजिस्ट होता है, कितने सारे डॉक्टर्स हैं अलग अलग प्रकार के। तो अलग अलग चीज़ों को लेकर उनकी स्पेशलाइजेशन है अलग अलग। किसान है, एक सफल किसान भी होता है, सफल व्यापारी भी होता है, उसमें आयुर्वेद को लेकर किसी का ज़्यादा ज्ञान है, प्लांट्स को लेकर, किसी को एलोपैथी को लेकर, किसी को यूनानी को लेकर, किसी को होम्योपैथी को लेकर। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बात को समझना है। मैं कई बार देखता हूँ कई लोगों को, क्योंकि पेड़ पौधे को लेकर बहुत भावुक रहते हैं, और पेड़ पौधे अपने घर के आगे पीछे लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, और उनके बारे में उनका बहुत ज्ञान होता है कि इस प्लांट के पत्ते खाने से गैस्ट्रिक खत्म होता है, इससे हार्ट की बीमारी दूर होती है, इससे बुद्धि या दिमाग विकसित होता है, बुद्धि इन द सेंस ऑफ आपका स्मृति शक्ति या दिमाग तेज होता है। तो इस प्रकार के प्लांट्स के बारे में उनका बहुत ज्ञान होता है। अब समझना है क्यों, या एक ही समाज है, एक समाज में बार्बर भी है, नापित भी है, ठाकुर भी होते हैं बाल काटने वाले, किसान भी होते हैं, प्लम्बर भी होते हैं, इलेक्ट्रिशियन भी होते हैं, राजमिस्त्री मेसन भी होते हैं, घर बनाने वाले। हम जिस समाज में अभी बैठे हैं, इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, हर एक प्रकार के कौशलता से पूर्ण व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको परसेंटेज वाइज मिल ही जाएंगे। किसी के अंदर ये कौशल है बाल काटने की, किसी के अंदर खेती करने की कौशल है, किसी के अंदर ट्रीटमेंट की, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, सबके कौशल अलग अलग है। मतलब सबके अंदर अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं प्रवाहित हो रही है। तो मेरा ये सवाल है कि किसी एक व्यक्ति के अंदर क्यों इंजीनियरिंग से संबंधित ही विचार आता है, किसी एक व्यक्ति के अंदर क्यों बाल काटने से ही संबंधित विचार आकर वो बाल काटने में ही इतना फेमस हो गया। देखो अफरीन को, हबीब का, सेलिंद को, इतना उनका फ्रेंचाइजी चलता है, कितना उनका करोड़ों में बिजनेस होता है, बाल काटने का ही इतना प्रोफेशन, इतने ऊपर चले गए। तो कुछ लोगों के अंदर में क्यों हार्ट का ही संबंधित विचार आते हैं,
कुछ लोगों का क्यों ही पेड़ पौधे से संबंधित, आयुर्वेद से ही संबंधित विचार आते हैं। इसको समझो आप, एक समाज में हर प्रकार के व्यक्ति जब होंगे तभी वो समाज चल पाएगा, नहीं तो वरना समाज नहीं चल पाएगा। ये मानते हैं? सिर्फ डॉक्टर ही रहेंगे तो कैसे होगा बताओ? सिर्फ बाल काटने वाले ही होंगे तो कैसे होगा? सिर्फ किसान भी होंगे तो कैसे होगा? हर प्रकार के। अब क्यों उसके अंदर इंजीनियरिंग से संबंधित, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित विचार आ रहा है, उसका इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग से, उसका कंप्यूटर से, तो किसी और का मेडिकल से, किसी और का कुछ और आ रहा है? ऐसा क्यों? ये हमें जानना जरूरी है। जब इस समाज को चलाने के लिए इतने प्रकार के कौशल संपन्न व्यक्ति हमें चाहिए, तभी वह समाज सुव्यवस्थित तरीके से चल सकता है, नहीं तो नहीं चल सकता है। जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल भी होता है, डायरेक्टर भी होता है, हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस भी होते हैं, और भी क्लास टीचर होते हैं, चौकीदार भी होता है, क्लर्क भी होता है, अकाउंटेंट भी होता है, पूरे डिपार्टमेंट होता है, तब वो स्कूल चल पा रहा है। तो पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए भी तो एक ब्रह्मांड में डिपार्टमेंट है ना। इसी को तो मैं आयाम कहता हूं, इसी को मैं आयाम कहता हूं। ब्रह्मांड के अंदर भी एक मैथमेटिक्स का आयाम है, इंजीनियरिंग का आयाम है। अब इस इंजीनियरिंग के आयाम में से कितनी इंजीनियरिंग का फिर विभाजन है, मेडिकल से रिलेटेड विभाजन है। इसी ऊर्जाओं के आयाम, इसी सूक्ष्म ज्ञान, इसी सूक्ष्म ऊर्जाओं को ही तो लोग देवी देवता कहते हैं। सरस्वती को संपूर्ण ज्ञान को ही कह दिया गया, संपूर्ण संगीत का ज्ञान हो, म्यूजिक का ज्ञान या किसी भी प्रकार का ज्ञान को सरस्वती कहा गया। अब सरस्वती को जैसे मूर्तियों में, फोटो में दिखाया जाता है, ऐसा आपको कभी नहीं दिखेगी। सरस्वती साक्षात यहाँ पे विद्यमान है। जो ज्ञान है वही सरस्वती है, और जो ज्ञान आत्मज्ञान की ओर लेके जा रहा है सरस्वती है। जिसके जीवा से बह रही है वही साक्षात, वही ज्ञान सरस्वती है। अब ये सब इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है। ये सब जितने हमारे जो बॉडीज दिख रही है, यंत्र है। किसका? इसी ब्रह्मांड का, इसी जगत का, इसी जगत का, इसी ब्रह्मांड का। जो यूनिवर्सल माइंड है, जो जगत का मन जो है, वही अपने आप को ट्रांसमिट कर रहा है निरंतर। एक तरह से आपको यंत्र मिला है और बीच में जीव को स्वतंत्रता भी मिली है कि कर्म कैसे करना है। अब जीव अज्ञानतावश, जीव के अपने स्वभाव को भूल गया है, अज्ञानतावश वो फंस जाता है, और जो दिव्य स्वरूप को छोड़कर कलमश या प्रकृति को ही अपना स्वरूप मान लेता है। यानी कि आप बोलोगे कि मैं गुस्सा हूं, वास्तव में अभी आप बोलोगे कि गुरुजी मैं बड़ा गुस्सा हूं आज, फिर बोलोगे गुरुजी मैं बड़ा खुश हूं आज, कभी बोलोगे गुरुजी मैं बड़ा दुखी हूं, कभी बोलोगे गुरुजी मैं सफल हूं, कभी बोलोगे मैं अजीत हूं। तो आपका विचार ही आप बन रहे हो। जब दुख का विचार आया तो आप बोल रहे हो मैं दुखी हूं, तो आप दुख बन गए। तो प्रकृति से जो विचार आ रहा है, उसी विचार को आप अपना स्वरूप मान रहे हो। समझ गया? प्रकृति से जो विचार आ रहा है उसी को अपना स्वरूप मान रहे हो। पहले तो अपने देह को ही अपने आप को मान रहे हो कि मैं देह हूं। देह से सूक्ष्म तल पे चलते हैं तो विचारों को पकड़ लेते हो और उसको मानते हो। जैसे मैं हिंदू हूं, यह एक विचार है। मैं मुसलमान हूं, यह एक विचार है। मैं क्रिश्चियन हूं, एक विचार है। मैं बुद्धिस्ट हूं, एक विचार है। मैं सिख हूं, एक विचार है। कुछ भी ये विचार है।
तो पहली बात है कि वो जीव जो है विचारों को ही अपना स्वरूप मान लिया, प्रकृति को ही अपना स्वरूप मान लिया, अपने दिव्य आनंद स्वरूप को छोड़कर, ना जानने के कारण उसको छोड़कर इसको ही जीव अपना स्वरूप मान लेता है, जिसकी वजह से वो दुख में फंस जाता है। अब जीव को जो शरीर मिला है, उसके अंदर जो विचार कहाँ से आ रहा है? तो जगत जो मन है, जगत जो क्या है? मन ही है। और आपके अंदर आज तक जितने भी विचार आया है, अभी भी जो आएगा, वो जगत से ही संबंधित आएगा। ब्रह्म भी, ईश्वर भी, सत्य भी एक विचार है, मोक्ष भी एक विचार है। तो इसी से संबंधित ही आएगा विचार। लेकिन आएगा कहां से? माई क्वेश्चन इज दैट वेयर डज नॉलेज कम फ्रॉम? अब नॉलेज भी तो विचार में ही आएगा। अब विचार तो वाइब्रेशंस में आएंगे, है तो ऊर्जाएं ही। ये कुछ भी एक, मैं मान लो कोई भी एक चीज, अब यही है, आपको साइंटिफिकली पता होना चाहिए कि इसका भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स है। ये अपना सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहा है, अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये भी अपना सिग्नल्स रिलीज कर रहा है। तो पूरे ब्रह्मांड अपना सिग्नल्स रिलीज करता है। वही सिग्नल्स को हमारा दिमाग कैच करता है। वो सिग्नल्स को जब हमारा दिमाग कैच करता है, तो वो विचार हमारे अंदर वाइब्रेशंस में आते हैं, हमारे विचार में फिर प्रोजेक्ट होते हैं। तो पूरा जगत ही एक विचारों का संकलन है, और वाइब्रेशंस में बह रहा है, तरंगों में बह रहा है, वेव्स में आ रहा है, फ्रीक्वेंसीज में आ रहा है। और ये जो यंत्र है दिमाग, उसको कैच कर रहा है, और आता है फिर चला भी जाता है, क्योंकि हम वाइब्रेशनल वर्ल्ड में है ये यंत्र। वो कैच करेगा, आएगा, जाएगा। क्योंकि अगर ब्रह्मांड नहीं है तो विचार भी नहीं है, अगर जगत नहीं है तो विचार भी नहीं है ना। जगत है तभी तो विचार आएगा। तो वो विचार आ रहा है आपका, तो जगत से ही विचार आ रहा है। या वेयर डज नॉलेज कम फ्रॉम? नॉलेज कम्स फ्रॉम यूनिवर्स। जगत यानी यूनिवर्स। तो सारा ज्ञान कहाँ है? ब्रह्मांड में ही है। तो आपका शरीर तो स्वयं ब्रह्मांड ही है ना। तो आपके शरीर के कोशिकाओं से भी, कहीं से भी कोई भी विचार आए, तो कहां से विचार आ रहा है? जगत से विचार आ रहा है, ब्रह्मांड से विचार आ रहा है। अब ब्रह्मांड के कौन से विचार, ब्रह्मांड की जो इंटेलिजेंस है, वो इतने ही सिस्टमेटिकली एक समाज को चलाने के लिए किस प्रकार से प्रवाहित हो रही है कि एक समाज में, एक सोसाइटी में जितने लोग होते हैं, सबके अंदर सेम टाइप की इंटेलिजेंस नहीं बह रही है, अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस बह रही है। इसीलिए सबके पास अलग अलग कौशल है, और सारे कौशल मिलकर एक समाज का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड चल रहा है। ब्रह्मांड में ही डिपार्टमेंट है। जैसे एक गवर्नमेंट को चलाने के लिए कितना डिपार्टमेंट है, कितने ऑफिसेस है, तो ब्रह्मांड में इस तरीके से विद्यमान बहुत ऊर्जाएं हैं, शक्तियां हैं, वाइब्रेशंस में हो, किसी भी रूप में हो। तो जिस प्रकार से रामानुजम एक देवी के माध्यम से अवचेतन लेवल पे उन्होंने, उनके लिए एक यंत्र देवी बने। उनको तो ब्रह्मांड से ही संवाद स्थापित करना है, कम्युनिकेट करना है। तो देवी की साधना से, या देवी की कृपा कहा जाता है, वो माध्यम बनी, देवी की ऊर्जा ब्रह्मांड के मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट के साथ योग स्थापित होने के लिए। और उस देवी के माध्यम से ब्रह्मांड के जो मैथ्स की डिपार्टमेंट है, क्योंकि सारे मैथ्स के फॉर्मूला तो ब्रह्मांड में विद्यमान है ना, तो वहां से उस देवी के माध्यम से प्रवाहित हुआ वो फ्रीक्वेंसी, वो ऊर्जाएं, और इनका जो दिमाग कैच किया। तो इनका योग किसके साथ हुआ? मैथ्स के देवता के साथ, या मैथ्स की देवी के साथ, या मैथ्स की ब्रह्मांड के डिपार्टमेंट के साथ, या तो मैथ्स के साथ उनका कनेक्शन बना, वो ऊर्जाएं प्रवाहित होने लग गई।
हाँ, अब सुन लो, जैसे एक लड़का एक लड़की एक दूसरे के दोस्ती में होते हैं तो एक दूसरे के गुण एक दूसरे में ट्रांसमिट करता है। तो इसी तरह से हम जिस चीज पे फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, वो गुण हम में आने लगता है, वो थॉट फ्रीक्वेंसी में आता है, थॉट वेव्स में आता है, वाइब्रेशंस में आने लगता है। तो रामानुजम के अंदर वो मैथ्स के फॉर्मूला आने लग गए। तो मैथ्स ब्रह्मांड में है और पूरे ब्रह्मांड मैथ्स पे ही तो काम कर रहा है, पूरी इक्वेशन ही तो है। तो ठीक इसी प्रकार से निकोला टेस्ला के अंदर भी जितने इलेक्ट्रिकल चीज़ों के आविष्कार किए उन्होंने, रेडियो वगैरह जितनी ऐसे बहुत सारी चीज़ें, करीबन 25 चीज़ों के आविष्कार, तो वो चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस से रिलेटेड निकोला टेस्ला का संबंध ब्रह्मांड के उस डिपार्टमेंट के साथ योग हो गया था। क्या हो गया था? योग हो गया था, दोस्ती हो गया था। जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं, ब्रह्मांड की उस ऊर्जा के साथ उनका योग हो गया था, उसकी यूनियन में आ गए थे। यानी उस देवता के साथ या देवी के साथ उनका, आप समझ लो, कोई बोलते हैं ना मुझे ये देवी का साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार का मतलब तुम्हारे उस डिपार्टमेंट की शक्ति आ जानी चाहिए, ऊर्जा आ जानी चाहिए। साक्षात्कार क्या? और चेतन मन में जो इमेज पड़ा है और चेतन मन में कभी दिख गया, वो साक्षात्कार नहीं है। ये सब लोग पागल की तरह बोल रहे हैं तो मुझे कृष्ण के साक्षात्कार हो रहा है, तो गुरु नानक देव के साक्षात्कार हो रहा है, तो बुद्ध के साक्षात्कार हो रहा है, शिव के साक्षात्कार है। ये तो बस मन में तुम्हारा छवि आ गया, ये साक्षात्कार नहीं है। ध्यान से समझना है, ये योग है, ये दिखने वाला चीज नहीं है, ये ऊर्जाओं की बात है। इसी प्रकार से अल्बर्ट आइंस्टाइन फिजिक्स से संबंधित उसकी उस डिपार्टमेंट, उसकी उस ऊर्जाओं के साथ उसका संबंध, उसका योग, उसका कनेक्शन बन गया था, जिससे वही ऊर्जाएं बह रही थी। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन को आप बोलोगे, उसके जो फील्ड में जो इंटेलिजेंट था, जिस इंटेलिजेंस के साथ, यानी उसका फिजिक्स वाले इंटेलिजेंस के साथ उसका कनेक्शन बन गया, इसीलिए वो चीज़ बहा। अब उसको जाकर आप बायोलॉजी के बारे में पूछोगे या कोई अलग फील्ड के बारे में अगर पूछते तो शायद वो नहीं बता पाता। तो ये तो सारा प्रकृति के अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ किसका योग स्थापित हो जा रहा है, किसका योग बन जा रहा है। योग का मतलब देखो आप, एक तो योग का मतलब होता है, असली में योग का मतलब क्या है कि ईश्वर के साथ योग करना। आत्मा मतलब जीव आत्मा का, या जीव का परमात्मा के साथ एकात्मा, वही वो योगेश्वर हो जाता है। योग का मतलब ये है। लेकिन योग का अर्थ ये भी मानना चाहिए लोगों को, प्रकृति के अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग ऊर्जाएं या शक्ति या स्पिरिट्स या देवी देवता के साथ भी योग होता है। योग का मतलब ये एक और एक दूसरे के साथ कनेक्शन स्थापित होने को भी योग कहा जाता है। यूनाइट कर रहा है ना, जुड़ रहा है, तो ऐसे जुड़ जाते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारी उदाहरण है आज तक इस पृथ्वी पर कि लोगों के अंदर अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंस समय समय पर अद्भुत इंटेलिजेंस बही और आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुआ, डिस्कवरीज हुई, खोज हुई। और इसी प्रकार से किसी किसी का उस आत्मा यानी परमात्मा के साथ योग हो गया। उसी को स्वयं का साक्षात्कार भी कहा जाता है या स्वबोध कहा जाता है। तो उससे फिर अध्यात्म के ज्ञान बहने लग गया और प्रकृति को भी समझने लग गया। और आत्मा का प्रकृति के संबंध का ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। आत्मा अनुभूति को आत्मज्ञान, कुछ लोग आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान एक ही कह देते हैं। ब्रह्म का प्रकृति के साथ जो संबंध है उसकी पूरी पूरी समझ लेना ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। आत्मा अनुभूति जो शून्य परम चैतन्य जो है, जहां वो कुछ नहीं है, कोई नहीं है, ना ज्ञान है, ना ज्ञाता है, ना ज्ञेय है, ये तीनों मिट गए, वही आत्मज्ञान है। समझ गया? तो विचार आ तो वहीं से रहा है। अभी आप ये कैमरा देखेंगे तो कैमरा से आपका विचार वहां से ट्रांसमिट कर दिया, आपका विचार बन गया।
तो अंत में यही कहना चाहता हूँ, कोई भी विचार आपका नहीं है। जिस प्रकार से ना आपका आँख है, ना श्वास है, ना दांत है, ना दांत की ये जबड़े हैं, ना लिप्स है, होठ यानी दिल, ना दिल का धड़कन, न बाल, न ये शरीर कुछ समय के लिए मिला है, ये भी छीन लिया जाएगा। जीव को कुछ समय तक ये गाड़ी चलाने के लिए मिली है, खेल खेलने के लिए मिली है, इट्स नेचर्स प्ले, और एक समय में छीन लिया जाएगा। आप कुछ नहीं करोगे, कर सकते हैं। थोड़े दिन पहले आपके पिताजी की मृत्यु हो गई, ऐसे ही कुछ नहीं, कोई नहीं कर पाया, ना डॉक्टर कुछ कर पाया। ठीक होने के लिए गए थे, सर्जरी भी हुई, सबकी आशा थी कि वो ठीक रहेंगे, लेकिन चले गए। ऐसे ही सब चला जाएगा, अपना कुछ नहीं है यहाँ पे। तो विचार भी अपना कैसे हो सकता है? विचार भी प्रकृति का है और प्रकृति में ही स्पंदित हो रहा है। समझ गए आप? तो वहीं से विचार आ रहा है। अब इसकी खूबसूरती क्या है, जो मैं जो कह रहा हूं, जो जितना अच्छा से समझेगा, वो प्रकृति के किसी भी इस प्रकार की देवताओं से या देवियों से, या देवता या देवी को साइड करे, किसी भी प्रकार की ऊर्जाओं के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकता है। अभी जैसे कंप्यूटर साइंस से ही संबंधित वह अगर जान जाए इस सीक्रेट को और योग स्थापित करने लग जाए, पढ़ना तो पड़ेगा ही उसको। पढ़ रहा है इसका मतलब भी वो अपना योग ही स्थापित कर रहा है, योग ही कर रहा है, वो उस ऊर्जा के साथ यूनाइट ही हो रहा है। और थोड़ा और गहराई में जान ले तो कंप्यूटर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, एल्गोरिथम से रिलेटेड ज्ञान बहने लगता है। चलते चलते ध्यान आ जाता है, चलते चलते समझ आता है, सब सब कुछ समझ में आने लगता है। कुछ और बातें करना, अरे क्लिक कर गए, क्लिक कर गया। अब देखो, कुछ लोग ऐसे हैं, पेड़ पौधा घास फूस को लेकर कितनी दवाई के बारे में बात करते हैं। उनके अंदर वनस्पति का देवता जागृत है, एक्टिवेटेड है। जैसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं ना, ये सॉफ्टवेयर एक्टिवेटेड है, खरीद लेते हैं या किसी तरह से हैक कर लेते हैं। उसी प्रकार से वनस्पति के देवता एक्टिवेटेड है। हमारी ही संस्था में अभी देखो आप, जो संस्थाएं हैं, जितनी भी तमाम संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाएं चल रही है। अब अरहंत सेवा फाउंडेशन एक संस्था है, इसमें जितने लोग जुड़े हुए हैं, हजारों लोग जुड़े हुए हैं, उसमें से कई लोग जो है एक्टिवली संस्था को निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ाने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, समाज में एक अच्छी व्यवस्था आए, सुशोभित सुव्यवस्थित समाज बने, आध्यात्मिक कल्याण चेतना के विकास के लिए सब लोग निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं, धन मन तन किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं, आप देखना सबके इंटेलिजेंस अलग अलग है, एक प्रकार का ही इंटेलिजेंस नहीं है। अगर एक ही प्रकार के सब इंटेलिजेंस वाले ही आ जाएंगे तो वो संस्था विकसित होगा? नहीं होगा ना। तो एक संस्था चलाने के लिए भी किसी के अंदर में अकाउंटिंग एबिलिटी होनी पड़ेगी, किसी के अंदर मैनेजिंग एबिलिटी होनी पड़ेगी, किसी के अंदर सिविल इंजीनियरिंग की एबिलिटी होनी पड़ेगी, किसी के अंदर टॉकिंग एबिलिटी होनी पड़ेगी, बात करने की क्षमता होनी पड़ेगी, किसी के अंदर कुछ और काम करने की एबिलिटी होनी पड़ेगी, वीडियो बनाने की एबिलिटी होनी पड़ेगी, किसी को गाना गाने की एबिलिटी चाहिए, किसी को बात करने की एबिलिटी चाहिए। यानी कि प्रकृति की शक्तियाँ या ऊर्जाएं सबके अंदर अलग अलग लेवल पे संस्था को चलाने के लिए स्वयं फ्लो हो जाएगी, और उनके अंदर विचारों में फ्लो होगी, आइडियाज़ में फ्लो होगी। लेकिन उनको लगेगा कि ये मेरा विचार है, मेरा आइडियाज़ है, तो समस्या यहाँ खड़ा। वो उन्होंने तादाद में कर लिया, उस विचार को वो अपना स्वरूप मान लिया। उन्होंने मान लिया कि ये शरीर सिर्फ निमित्त है, माध्यम है, कहीं और से आ रहा है, अभी आ रहा है, कल चला जाएगा, पता नहीं परसों आएगा या नहीं आएगा। तो वो मुक्त है, फिर उनको दुखी कोई कर भी नहीं सकता, वो ऐसे ही मुक्त है वो व्यक्ति भी। तो इस प्रकार से जितने भी ग्रेट पर्सनालिटीज आए या
इन्वेंटर्स आए, डिस्कवरर्स आए, किसी भी फील्ड में ये कहीं ना कहीं नोइंगली अननोइंगली उस ऊर्जाओं के साथ उनका कनेक्शन बन जाती है सबकॉन्शियस लेवल पर भी, और वो आ जाती है। ठीक है जी, यही है। धन्यवाद।